हेलो दर्शकों, मैं हूँ अयाना भा। हमारे साथ आज द मूक नायक के ऑफिस में जुड़े हैं आशुतोष बूथ जी, जो DU लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी है। सर, मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि एज अ स्टूडेंट एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, आपने कॉलेज कैंपस में क्या कभी कोई कास्टिज़म फेस किया, या आपने देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, इतना जो बड़ा नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इतना फेमस यूनिवर्सिटी है, उसमें कभी कास्टिज़म हुआ है? फॉर कमिंग टू DU, मुझे बहुत बड़ा DU के बारे में बहुत कुछ सुना था और तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यहाँ के पता चलता है, मुझे लगा था खाली रोहित वेमुला एक इंसिडेंस हुआ होगा जिसमें बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जो हम तक पहुँचा, लेकिन यहाँ के पता चलता है कि हर क्लास में कास्टिज़म है, प्रोफेसर तक के अंदर कास्टिज़म। मैं बता दूँ कैसे। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा क्योंकि बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ जो मैं बोलूँगा कि प्राइम में एक तो एग्जांपल आप डॉक्टर रितु सिंह का केस देख रहे होगा, वीडियो रिसेंटली चल रहा है, जिसको हम पहले दिन से मैं डॉक्टर रितु के साथ लगा हुआ हूँ। तो वो देखो, तो प्राइमरी कास्टिज़म का एकदम सबसे अहम एग्जांपल जो रिसेंट का सबसे रिसेंट एग्जांपल है। उसके साथ साथ मैं खुद अब मैं आता हूँ बारीक बारीक चीज़ों पर, एकदम जो क्लासेस के अंदर, जो ग्रुप के अंदर चलती हैं स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ का जो यूनिवर्सिटीज़ का जो खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खास का माहौल है वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक बड़ा स्टेप जो लिंक करने जा रहा हूँ उसको छोड़ने वाला नहीं, वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस आइडियोलॉजी से रन कर रहे हैं। उससे पहले भी था, लेकिन अभी तो डीप रूटेड कास्टिज्म हो गया है कि तुमको पता नहीं चलेगा तुम कास्टिज्म के शिकार हो गए हो, क्योंकि जब तक हमको नॉलेज नहीं रहती हम सब कहते हैं इट्स नॉर्मल, क्यों नॉर्मलाइज कर दिया ना सब कुछ, किसी को बोल देना रे चमारो वाली हरकत मत कर, मतलब ये बहुत नॉर्मल हो गया है कि ऐसा बोल देना ये तो है, तो इसको नॉर्मलाइज करके लोगों को बोला जाता है ठीक है नॉर्मल है, लेकिन ये कितना बड़ा असर पड़ेगा एक स्टूडेंट पे, या जो उसके साथ थोड़ा कॉन्शियस होगा कास्ट को लेके, कितना बड़ा असर पड़ेगा कि तुम आपस में गालियाँ जो यूज़ कर रहे हो वो लोअर कास्ट जो दलित कास्ट है, जो आदिवासी कास्ट है, उनके ऊपर गालियाँ दे रहे हो आप। और जो एक खासकर कुछ कम्युनिटी होती है जो खुल के बोलते हैं कि यस वी आर ब्राह्मण्स, तो एक तरफ तुम बोल रहे हो, अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी कास्ट को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम OBC हैं, हम बहुजन हैं, तो तुमको लगता है कि ये कास्टिज्म करते हैं, कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरी साइड तुम क्लास के अंदर खड़े होकर प्रोफेसर बोलते हो यस मैडम या प्रोफेसर आई एम ब्राह्मण, आई एम ठाकुर, आई एम जाट, आई एम गुजर, ये इस तरह की चीज़ें, मतलब खासकर DU की बात कर रहा हूँ, तो बहुत डीप रूटेड कास्टिज्म भरा हुआ है। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन जो होते हैं दो कम्युनिटी में बेस्ड होते हैं, यहाँ पर उसको रन कोई और कर रहा होता है, जाट गुजर, जबकि ये सारी दोनों कम्युनिटी OBCs हैं। तो इतना प्राइड, इतना ज़्यादा कुछ करना है ताकि जो लोअर कास्ट होते हैं वो ख़त्म ही हो जाते हैं, वो मतलब कि ठीक है इतना रिसोर्सेज, इतनी गाड़ी, इतना सब कुछ, इतना एलिटिज्म देख के हमारे से लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। तो है बहुत ये रिसेंट एग्जांपल है ये, जो जो अभी जो हो रहे हैं, और तमाम ऐसे हिस्ट्री ऑफ जब दिल्ली यूनिवर्सिटी देखोगे तमाम ऐसे एग्जांपल निकल के आए, और मुझे नहीं लगता कि आज भी नहीं हो रहा हो, किसी के साथ तो ज़रूर हुआ होगा। तो ये होता है यार। और जब मैं बता दूँ, कास्ट को छिपाने के लिए हम प्रोग्रेसिवनेस का यूज़ करते हैं, तो जब मुझे पता चला कि हाँ आपको आइडेंटिटी असर्ट करनी चाहिए, तो जब मैंने बताया कि मैं दलित हूँ, तो मेरे क्योंकि मैं पॉलिटिक्स करता था, मैं एक ऐसे सो कॉल्ड प्रगतिशील संगठन में हुआ करता था, जब मैंने अपने आप को दलित कहना शुरू किया तो लोगों ने बस उनको लगता था, वो देखने से जज करते थे कि दलित ऐसे अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता है और दलित इतना अच्छा इंटेलेक्चुअलिटी कैसे बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत डीपली देखते हैं वो लोग। जब मैंने बोला कि मैं दलित हूँ और मैं जेंडर पे बात कर रहा हूँ, मैं दलित हूँ, मैं कास्ट पे तो बात कर रहा हूँ, मैं दलित हूँ, मैं तमाम ऐसे सोशल इश्यूज़ पे बात कर रहा हूँ, तो उनको बड़ा चुभने लगा ये सारी चीज़ें। और मेरे साथ जो धीरे धीरे सोशल बाइकआउट किया गया, मेरे साथ हुआ है, लोगों ने मास लेवल पे मेरे अपने साथियों ने मुझे बाइकआउट किया है। ये सारी चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत है। ये तो खाली मैंने फेस किया है, और बाकी जो लोग इतने मुखर रूप से नहीं बोलते होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं एकदम अपनी बात ओपन रख के, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं रखता हूँ अपनी बात एकदम मुखर रूप से। बाकी जो लोग जो आम छात्र होते होंगे उनको कितना कुछ फेस करना पड़ता होगा। ये तो सवाल आज तक हम ढूंढ रहे हैं, इसका आंसर जवाब आज तक हम ढूंढ रहे हैं। आशुतोष जी ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इलेक्शंस में कैसा कास्ट एक रोल प्ले करता है।
आप किसी भी कॉलेज के इलेक्शंस को ले लीजिए, उसमें कास्ट एक फैक्टर हमेशा बना रहता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, चाहे वो एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, सीवाईएसएसआई सा हो, कास्ट एक फैक्टर हमेशा रहता है उन स्टूडेंट्स के बीच। अभी जब यूनिवर्सिटी स्पेसेस की बात की जाती है, यूनिवर्सिटी में रिजर्व्ड कैंडिडेट्स भी आते हैं, रिजर्व स्टूडेंट्स भी आते हैं। रिजर्व स्टूडेंट्स एक अलग एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, क्योंकि बहुत लोगों के हिसाब से उनका मेरिट नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बिलोंग करे। तो जो रिजर्व्ड सीट से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी बहुत सारे तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती है। तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ, या आपने भी ऐसे चैलेंजेस फील किए कोई? सबसे पहले तो मतलब इसमें जो आपने बोला कि रिजर्वेशन पे जो जो टोंट मारे जाते हैं, एक फ्रेंड सर्कल में भी, तुम तो रिजर्व कैटेगरी से हो, तुम तो तुम तो रिजर्वेशन लेके आए हो, जबकि हम देखेंगे कि रिसोर्सेज किसके पास कितने हैं। कि एक ऐसा रिसोर्सेज जो एक ऐसी कम्युनिटी के लोग जो एसी के रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक दूसरी कम्युनिटी के लोग जो गली मोहल्ले बस्ती में गांव बैठ के, उनको एक अपना घर भी नहीं है, एक अपना रूम भी नहीं है, उस जगह पढ़ रहे हैं। तो तुम कैसे कंपैरिजन कर सकते हो कि एक रिजर्वेशन पे आप टोंट कैसे मार सकते हो? रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए, या तो तुम एक साथ लाइन में लेके आओ कि सब सारे रिसोर्सेज का बंटवारा करो, सब चीज़ का बंटवारा करो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर से अपने संस्थानों में जगह दो, प्रोफेसर बनाओ। और ये सीधी बात है कि हम स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बातें डाली जाती हैं कि अगर मतलब प्रोफेसर को, जो अपर कास्ट प्रोफेसर होंगे, वो बोलते हैं कि ये देखो रिजर्व कैटेगरी के। मेरे स्कूल टाइम पे क्या होता था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो मेरे एक टीचर कॉमर्स में था उस वक्त, कॉमर्स था 12th का, तो बोलता था कि तुम्हारी तो जॉब लग जाएगी, तुम्हारे पास तो रिजर्वेशन भी है और पढ़ने में भी ठीक ठाक हो, तो तुमको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है। एक अपर कास्ट व्यक्ति, उसके पास सारा रिसोर्सेज है, सब कुछ है, अच्छे बेस्ट एकदम शहर के अच्छे टॉप मोस्ट इंग्लिश मीडियम पढ़ के आया हुआ स्टूडेंट, और एक नॉर्मल इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया हुआ, चाहे मोस्टली मतलब 90% दलित स्टूडेंट्स कहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाते हैं। ये हार्श रियलिटी है। तो तुम कैसे कंपैरिजन कर सकते हो एक कि उसको बोलते हो कि हमने कम मेहनत की है? ये तमाम दलित लोगों ने, तमाम SC ST OBC के लोगों ने जो रिजर्व कैटेगरी से, उन्होंने कम मेहनत की है। मैं तो बोलता हूँ कि एक लाइन खींचिए, सबको पूरा रिसोर्सेज दीजिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक घर बनाइए, उस घर में सब SC ST OBC जनरल के बच्चों को डालिए, और 11th 12th उस घर से कराइए उनकी, बराबर उनको किताबें, बराबर ऐसे रूम, एक साथ सब कुछ दीजिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ कि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर SC ST OBC बच्चों को आएंगे और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है अगर उसको उतने ही रिसोर्सेज मिले। क्यों? क्योंकि बचपन से हम लोगों ने स्ट्रगल देखा होता है। हमको 2 रुपये के लिए मम्मी से मांगने पड़ते थे, कि बचपन से हर चीज़, स्कूल से लेके, गली मोहल्ले से लेकर, फ्रेंड्स से आके, एक क्रिकेट खेलने के लिए बैट तक नहीं होता था, वो तक मांग के किसी का खेलना पड़ता था। तो ये सारी कम से कम 99% दलित या SC ST OBC स्टूडेंट्स की रियलिटी है। तो एक तरफ आप इस लेवल में पहुंच चुके हो, सदियों से आपको रिजर्वेशन था। 2000, हाँ, इसमें एक बात तो भूल गया कि पहले वैदिक हिस्ट्री, मतलब वैदिक इतिहास से शुरू करते हैं अभी तक, 47 तक या 1900 तक, किस पर रिजर्वेशन था? कौन लोग थे वो जो खाली पढ़ पाते थे? कौन लोग थे वो? वही लोग ना, ब्राह्मण वर्ग के लोग, अपर कास्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही लोग जो वर्ण व्यवस्था में थे, यही लोग तो पढ़ पाते थे ना। तो आज जब हम पहले फर्स्ट जनरेशन व्यक्ति, कोई ड्यू आके, मैं आज ही गारंटी से बोलता हूँ, कोई भी कितना बड़ा अपर कास्ट आए, जब मुझे रिसोर्सेज मिला, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, हमसे कर इंटेलेक्चुअलिटी में डिबेट, और मैं पहला अपने घर से निकला वो व्यक्ति, मेरे 2 बड़े भाई भी, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाए, पापा मेरे यूनिवर्सिटी तक पहुँच ही नहीं पाए, तो पहला एक व्यक्ति जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आता है। उसके बाद हमको तो कम मेहनत करने का और तमाम इस तरह के टोंट मारते, रिजर्वेशन से आने का, एक जो तुमको सदियों से सब कुछ मिला हुआ है, घर से लेकर सब कुछ, और एक हम जो फर्स्ट टाइम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आते हैं, उनके बाप दादा, मतलब सदियों से उनके लोग पढ़े लिखे होंगे, मुझे फॉर श्योर 90% उन लोगों पढ़े होंगे, हमारे 90% अनपढ़ होंगे। तो जब अब आप ऐसी स्थिति आ गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, अपने राइट्स को, तमाम ऐसे सोशल मूवमेंट रहे, चाहे वो दलित पैंथर मूवमेंट रहा हो, ज्योतिबा फुले का मूवमेंट रहा हो, बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट रहा हो, BSP का मूवमेंट रहा हो, ऐसे ऐसे आंदोलन से, अब रिसेंटली चंद्रशेखर आज़ाद का, भीम आर्मी का, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट से हम निकले हैं। निकल के जब हमको शिक्षा का महत्व पता चला, अब शिक्षा लेने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में आए, तो हमको वो समझ जाए कि हमारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है।
तो एक व्यक्ति 90% लेकर आ रहा है और एक व्यक्ति 60% लेकर आ रहा है, उनकी कैटेगरी देख लेना कौन सी है। तो 90% क्यों नहीं लेकर, कोई भी लेकर आ सकता है, सब कुछ मिलेगा तुम्हारे पास। और एक व्यक्ति जब जिसे कुछ किताबें तक नहीं मिल रही उसको टाइम पे, किताबें और किसी की मांग के पढ़ रहा है और वो 60% ले रहा है, इसका मतलब वो तुम 90% ज़्यादा काबिलियतदार है। ये एक्चुअल में रियलिटी। अभी हाल ही में एक दलित स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, बट उससे ज़्यादा जो मीडिया अटेंशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का अटेंशन है, उस चीज़ पे गया कि प्योर वेज मेस क्यों नहीं है। और जब प्योर वेज मेस में एक स्टूडेंट ने नॉन वेजिटेरियन खाना खाया, उसके ऊपर 10,000 का फाइन लगाया गया। जबकि एक दलित स्टूडेंट ने जब सुसाइड किया, उसके ऊपर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन ने बस एक अपना इन्वेस्टिगेशन किया, जो ट्रांसपेरेंट भी नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बोल रहा है कि हमारे यूनिवर्सिटी में कास्टिज़म नहीं है। अब इस चीज़ में जो बहुत विजिबल है कि कास्टिज़म है, खाने को लेके, स्टूडेंट सुसाइड को लेके, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए? एज स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स करें कि सर्टेन स्टेप्स लिया जाए? शुरू करता हूँ रोहित वेमुला से, जो हाईलाइटेड इंस्टीट्यूशनल मर्डर क्या होता है, संस्थानिक हत्या क्या होती है, ये सबसे पहले ध्यान समझा देते हैं कि एक संस्थान में जब स्टूडेंट को प्रेशराइज किया जाए कि तुम ये करो वो करो, उनको एक ग्रुप से ख़त्म कर दिया जाए, उनको एक अलग स्पेस में रख दिया जाए, मेंटली टॉर्चर किया जाए, जब उसको सुसाइड करने में मजबूर किया जाता है, उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर बोलते हैं। जब इंस्टीट्यूशन द्वारा हत्या की जाए, कि उसका तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन मर्डर होते हैं। अभी IIT दिल्ली में हुआ सत्या अमित कुमार का, IIT बॉम्बे की बात कर रहे हैं, उससे पहले दर्शन सोलंकी का। मतलब हर महीने इंस्टीट्यूशन मर्डर्स हो रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशन मर्डर का जब डेटा करेंगे तो कम से कम 90% दलित लोग होंगे या रिजर्व कैटेगरी वाले लोग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ग्रुप से, एक तो सबसे पहले कि तमाम एक वो है कि मेडिकल सीट में रिजर्वेशन क्यों है, IIT BTech में रिजर्वेशन क्यों है, कि तुम तो रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट हो, तुम तो काबिलियत नहीं रखते, हमारे 99% आए और तुम्हारे 91 आ गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह की जो टोंट मारी जाती हैं, इस तरह की जो बातें विद इन दी सर्कल में की जाती हैं, तो एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर अलग हो जाएगा। एक अमित कुमार की घटना होता है, एक अमित कुमार IIT रिसेंट, आपको पता होगा, रिसेंट IIT दिल्ली में एक संस्थानिक हत्या हुई। मैंने उसके मम्मी पापा मेरे काफ़ी, हम 2 दिन हमारे साथ रहे, तो बात की कि ऐसा व्यक्ति जो अपने गली मोहल्ले गाँव में किसी से मतलब नहीं, उसका बड़ा भाई टेम्पू चलाता था, उसकी मम्मी पापा मजदूरी करते थे, गांव में ज़मीन नहीं, तो उसका मतलब वो कह रहे वो किसी को पता ही नहीं, वो खुद एक मजदूरी करता था, लेकिन उसने कहा वो पढ़ना है। पढ़ के एक बंदा IIT दिल्ली जैसे संस्थान में एडमिशन ले रहा है, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा। समझ लो कितनी स्ट्रगल किया होगा उसने जीवन में। और कहते थे, और उसके मम्मी पापा ने कहा कि वो किसी से मतलब नहीं रखता था, सिर्फ उसको पढ़ना था सिर्फ। और ऐसे उसमें जब पता चलता है कि वो अचानक से सुसाइड हो जाता है, अचानक से हत्या कर लेता है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके रूम में खून, उसको मारा गया है, एक्चुअली मर्डर है वो। तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई अगर हमारे जैसे लोग या एक मजदूर मेहनतकश का व्यक्ति, एक दलित का व्यक्ति IIT जैसे संस्थान क्वालिफाइड कर लेगा और वहाँ IIT से BTech या BTech मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा है, BTech कर रहा है, तो ये क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? इसको ये सवाल है। क्या ये कास्टिज्म नहीं है? ये इनग्रिड एकदम भरा हुआ कास्टिज्म है। इसको समझने की ज़रूरत है कि तुमको क्यों ये सारी चीज़ें वो नहीं, तुमको क्यों वो मुद्दा अहम लगता है कि नॉन वेज और वेज। अरे अगर तुम वैदिक काल से पहले, आर्यन इन्वेजन से पहले अगर भारत के इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ पे नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाया जाता था। आज भी केरला के तमाम कोई सी भी कास्ट से, ब्राह्मण हो या कुछ भी हो, ये रीजनल फैक्टर अफेक्ट करता। तुम इसको रिलीजन पे ले आए, रीजनल और रिलीजन को मिक्स कर दिया तुमने, पॉलिटिक्स और कल्चर को मिक्स करके अलग ही तुम कल्चर एजेबनी बनाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स मूक नायक के थ्रू देखें, सुने कि ये क्या हो क्या रहा है हमारे देश को। उस टाइम पे बाबा साहब अम्बेडकर थे, लड़े, चाहे वो ज्योतिबा फूले रहे हो, फातिमा शेख, वो लड़े अपने उसके लिए। लेकिन आज वक्त है बहुत लड़ने का, वही वक्त फिर से रिपीट हो रहा है। इनका तमाम कोई लॉ एडवाइज़र वो सीधा बोलता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हटाएंगे और मनुस्मृति से लागू करेंगे, रिटर्न में देता है। ये तो बहुत हाईलाइटेड मुद्दा रहा। तो ये समझने की जरूरत है कि एक तरफ जब मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं उस पर तुम स्टैंड नहीं ले रहे, दूसरी तरफ अंकित जैसा कोई व्यक्ति है, इन्फ्लुएंसर जिसका सोशल मीडिया, उससे तुम मिलने जा रहे हो। एक तरफ जब मणिपुर जल रहा था उस वक्त कुछ नहीं सोच ये मीडिया वाले, अब इजराइल पैलेस्तीन पर लगे हुए हैं। एक तरफ जब साक्षी मलिक रेसलर और ऐसे लोग रेसलर लड़ रहे थे, उनको ज़मीन पे खींचा जा रहा था पुलिस द्वारा, तब उस पर प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं आता, कुछ 1-2 सेकंड का कुछ आता है। और दूसरी तरफ LBC यादव जैसा घटिया सांप्रदायिक व्यक्ति वो बिग बॉस जैसे बेकार शो में और इतनी घटिया कंटेंट डालता है,
उससे मुख्यमंत्री खुद अपने स्टेज पे इनवाइट कर रहा है। तो ये क्या देश का भविष्य हो गया। मैं मतलब बहुत खेद है मुझे, प्राउड फील नहीं होता कि मैं बीइंग एक हिंदुस्तानी हूँ। क्यों फील हो? क्योंकि भारत की सरकार की वजह से मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, वो बात है। लेकिन आज की जैसी स्थिति हो रही है, किस तरीके से बोले, देश दुनिया में क्या इमेज रह गई है। तमाम ऐसे संस्थान, तमाम ऐसे केसेस दबाए जा रहे हैं। इतनी बेकार, इतनी घटिया स्थिति मैंने अपने जीवन में सोची नहीं थी, कभी नहीं सोची थी। अभी 47 के बाद तो एक सोचा था कि एक स्वर्ण काल आएगा, एक ऐसा भारत बनेगा जो रविंद्रनाथ टैगोर, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह, इनके सपनों का भारत होगा। लेकिन किसके सपनों का? सावरकर जैसे घटिया लोगों के सपनों का भारत हो रहा है। सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र जैसी स्थिति वो लोग विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधी इस पर तो हम विरोध करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं और लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। एज एन स्टूडेंट, एज एन इस देश का सिटीजन होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज़ पे।